सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 2 पर हम बात करना शुरू करेंगे आपसे। और दिस इज़ योर चैनल, ये आपका चैनल है। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई बेटरमेंट के लिए सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर कोई डाउट होता है तो आप जो है सजेशन दें, जितनी जल्दी जल्दी हो सकेगा उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो आज हम लोग बेटा पढ़ना शुरू करेंगे वो क्या होगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है बेटा। तो आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो होता क्या है, जो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो ईच स्पीशीज, प्रत्येक स्पीशीज होती है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और अगर हाइड्रोजन और किस केस में, अगर हम हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, इस केस में क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो इसी बात को थोड़ा सा मेंशन करते हुए चलते हैं। तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, जरा समझे आप। दिस टाइप ऑफ bond is formed by transfer of electron from one atom to another atom and then octet of both species completed। दोनों का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को हम और क्लियर करते हुए चलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल क्या ले लिया, NaCl ले लिया बेटा। क्या ले लिया, NaCl। तो NaCl के केस में हम क्या देखते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, कितना होगा, 2, 8, 1 होगा। इसी तरह से अगर क्लोरीन का हम Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका कितना होता है, 17। इसको हम क्या लिखेंगे, 2, 8, 7। 2, 8, 7। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पहले तो इसका हम क्या लिखेंगे, पहले इसका लिखेंगे हम क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि इसके पहले लेक्चर में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम इसका लिखें तो क्या होगा, Na का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हो। इसी तरह से आप क्या करोगे, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखोगे। कितने Cl के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर मेंशन कर देते हो। क्या करते हो, 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर मेंशन करते हो। अब एक बात क्या हम देखते हैं कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ Cl, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो क्या होगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, किसको, Cl को। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, ये बनेगा Na+ और ये क्या होगा, Cl-। क्या बनेगा बेटा, Na+ और क्या होगा, Cl-। अब यहां पर क्या होता है, Na+ और Cl- के बीच कोई बॉन्ड नहीं होता है, यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, और यही क्या है, एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड
एक बॉन्ड ना होकर दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच होल्ड कैटायन एंड एनायन, जो क्या करता है कैटायन और एनायन को बांधे रखता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बताया, इस तरह का बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एंड देन ऑक्टेट ऑफ बोथ स्पीशीज इज कंप्लीटेड। दोनों स्पीशीज का ऑक्टेट क्या होता, कंप्लीट होता है। हमने एग्जांपल लिया क्या, NaCl, NaCl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2,8,1, Cl का अगर हम देखें तो कितना होगा 2,8,7। तो सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसी तरह से इसके पास भी क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोनों का ऑक्टेट क्या होता है, पूरा हो जाता है। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया है तो ये आखिर ये आपस में क्यों जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके थ्रू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू ये क्या है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। एक एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को और थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, CaF2 ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम फ्लोराइड ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम की कितना होता है बेटा 20 होता है, ये हो जाएगा 2,8, ठीक है, फिर कामा 8 और कितना हो जाएगा। इसी तरह से आप फ्लोरीन का जरा लिखें, फ्लोरीन का अगर लिखेंगे तो ऐसी कंडीशन में कितना होता है, इसका 9 होता है, इसका आप लिखेंगे 2 कामा कितना 7, 2 कामा कितना बेटा 7। तो ऐसी कंडीशन में फ्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, और कैल्शियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, अगर उन्हीं को वो डोनेट कर दे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा जरा आप समझें। पहले हमने क्या लिखा, इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखा, क्या लिखा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हमने क्या बना दिया, एफ, इसका भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 6 7। और फिर इधर भी आप क्या करते हैं, इसको मेंशन करें, तो ये हो जाएगा कितना 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, इसको ट्रांसफर करेगा और ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, Ca के ऊपर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, और फिर ये क्या हो जाएगा F, और ये क्या हो जाएगा F, इस पर क्या है निगेटिव, इस पर भी क्या होगा निगेटिव। तो इस तरह से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इधर भी मिलेंगी आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इधर भी आपको क्या होती हैं, मिलती हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलती है। और ये जो होता है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात होती है आपसे। ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो हमने क्या किया, कैल्शियम फ्लोराइड लिया, कैल्शियम फ्लोराइड का क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। फ्लोरीन के केस में कितना होता है, 7 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का पहला फ्लोरीन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरा फ्लोरीन लेता है, ठीक है बेटा। तो इसको आप लिखें, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द, प्रॉपर्टी क्या, पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं, क्या कंडीशंस हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन। इंपॉर्टेंट कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन जो है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 या तो इससे ज्यादा होगा, तभी क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है, दोनों एलिमेंट के
बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 या इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पहली बात। तो चलिए इसको लिखते हुए चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी should be 1.9 or more than this, इससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा जो हम बात करना चाहते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो समझिएगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं उसे हम मेटल कहते हैं, क्योंकि डिफिनीशन ही होती है मेटल्स आर दोज विच इजीली गिव्स क्या इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो पहली चीज क्या है, जो एटम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो क्या होना चाहिए, अच्छा मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छा मेटल। और अच्छे मेटल वो होते हैं जो बहुत कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा क्या होगा, मेटल होगा। दूसरी कंडीशन क्या है नॉन मेटल के केस में, तो नॉन मेटल के केस में क्या होता है, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। दूसरा एटम क्या है, नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो नॉन मेटल उतना अच्छा माना जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी आसानी से। ठीक है, फिर से समझें, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और अच्छा नॉन मेटल वही होता है जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस बात को थोड़ा सा मेंशन करते हुए चलेंगे क्या, कि इलेक्ट्रॉन मेटल विच गिव्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देता है, या तो इसको आप ऐसे लिखना, क्या लिखेंगे, एटम विच गिव्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल एंड बेटर मेटल आर दोज विच हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता, कम होता। फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन, एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल, एंड बेटर non-metal are those which electron gain enthalpy is high, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं, यहां पर आपके पास क्या है, सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो यहां पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरी कंडीशन क्या है, Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बनाया, Cl बनाया। तो यहां हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इन दोनों बातों पर हमारी बात हो चुकी है। अब अगली बात क्या जो हम करना चाहते हैं, होता क्या है कि गैसियस फॉर्म में ये क्या है, गैसियस कैटायन, और ये क्या है, गैसियस एनायन। तो होता क्या है, जो गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये क्या बनाते हैं, NaCl, और सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेंगे, और यहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है काफी अमाउंट में।
एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी होती है इसे हम लोग लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। अब डिफिनीशन क्या, जरा इसको आप समझें। तो होता क्या है लैटिस एंथैल्पी, व्हेन कैटायन एंड एनायन in gaseous form come to each other and form one mole of ionic compound, then the amount of energy released is known as lattice enthalpy। फिर से समझे, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है कि कैटायन और एनायन जब एक दूसरे के नजदीक आकर एक मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। क्या कहलाते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो फिर से समझे आप, इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी शुड बी 1.9 और मोर देन दिस। दूसरी बात क्या है, एटम विच गिव्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं वो मेटल कहलाते हैं, और अच्छा मेटल वही होता है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। फिर इसके बाद एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल, एंड बेटर नॉन मेटल आर दोज विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाई, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है। अब यहां पर हमने क्या बताया, सोडियम से क्या बन गया, गैसेस फॉर्म में सोडियम आयन बना है, Cl से क्या है, गैसेस फॉर्म में Cl आयन बना है। लेकिन होता क्या है, जब ये Na प्लस और Cl माइनस गैसियस फॉर्म में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉलिडिफाई होकर जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वहां एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस एनर्जी को हम लोग लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी। फिर से बात समझिए हम, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, व्हेन कैटायन एंड एनायन इन गैसियस फॉर्म come to each other and form one mole of ionic compound, then the amount of energy released is known as lattice enthalpy or sometimes called lattice energy। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो जो अभी हमने लैटिस एंथैल्पी बताई है उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी क्या है इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। Na प्लस है गैसियस फॉर्म में और Cl है गैसियस फॉर्म में, यहां क्या बनाएंगे, NaCl, और यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। थोड़ा डिफिनीशन को लिखते हुए चलते हैं। क्या कहा हमने, व्हेन गैसियस कैटायन एंड एनायन comes to each other, then amount of energy released, then amount of energy released in the formation of 1 mole of आयनिक कंपाउंड, 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने में। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझें, लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मोर इज द लैटिस एंथैल्पी मोर विल बी स्टेबल द कंपाउंड। तो यहां पर आप इसको भी थोड़ा सा मेंशन करें, मोर इज द लैटिस एंथैल्पी मोर स्टेबल विल बी द कंपाउंड, कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब लैटिस एंथैल्पी की एक डिफिनीशन और भी आप जाने, क्या होती है जरा समझो। होता क्या है, जैसे NaCl लिया, NaCl को हमने जो एनर्जी दिया, एनर्जी देने पर
ये क्या होता है, कैटायंस और एनायंस में ब्रेक हो जाता है। कैटायंस और एनायन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक मोल आयनिक कंपाउंड को जो एनर्जी हम देते हैं जिसके द्वारा वो कैटायंस और एनायंस में फ्री रूप से ब्रेक हो जाए, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। मतलब ये हुआ कि जब ये कंबाइन करेंगे तब भी हम लैटिस एंथैल्पी को कॉन्सेप्ट लेते हैं, और जब इसी आयनिक कंपाउंड को तोड़ना पड़ेगा तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्सेप्ट लेते हैं वो भी क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस टर्म कहां से आता है, लैटिस का मतलब होता है एक जाल, एक स्ट्रक्चर। अब किसका स्ट्रक्चर, NaCl का स्ट्रक्चर। क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में NaCl का स्ट्रक्चर हमने बताया है, आप वहां से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए, तो इसको और क्या कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू कैटायन एंड एनायन इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाती है, दैट इज आल्सो नोन एज लैटिस एंथैल्पी। क्या बेटा, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें समझनी है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि दो जो स्पीशीज हैं, जो चार्ज स्पीशीज हैं, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा काम करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर उनके बीच जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, अगर जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगेगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को हम समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, NaCl है, फिर क्या है, CaCl2 है, और फिर इसके बाद क्या है, दैट इज MgO है। क्या है, MgO। तो यहां पर अगर हम समझें कितना चार्ज है, +1 -1, यहां कितना है, +2 -1, यहां कितना है, +2 कितना -2। तो ज्यादा चार्ज कहां पर है, इस केस में +2 चार्ज है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या करते हैं, केस नंबर सेकंड अगर हम ले, तो सेकंड केस में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं NaCl की और अगला क्या है, NaBr। तो यहां पर Cl का साइज क्या है, छोटा है, और Br का साइज क्या है, बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जरा समझे आप, ये जो कंडीशन हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी, NaCl की। लेकिन NaBr की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमने क्या बताया, डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन होगा, NaCl विल बी मोर स्टेबल देन द किसके, NaBr। स्टेबल मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा काम करेगा। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो क्या है, जनरली जो आपके कैटायंस बनते हैं वो मेटल्स के द्वारा बनते हैं, और जो एनायंस बनते हैं वो नॉन मेटल के द्वारा बनते हैं। जो कैटायंस होते हैं वो मेटल्स के द्वारा, और जो एनायंस होते हैं वो नॉन मेटल के द्वारा। लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसा है जो नॉन मेटल से कैटायन बनता है, और वो क्या होता है, दैट इज NH4+। क्या होता है, NH4+। तो ये जो कैटायन होता है ये आपका नॉन मेटल से बनता है, और ये बहुत सारे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, NH4+ इज द एक्सेप्शन। ये क्या होता है, एक अपवाद होता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और हम आपसे बताएंगे। जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, क्या लिखते हैं, लैटिस एंथैल्पी हमने देखा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी
एंथैल्पी ऑलवेज ग्रेटर देन द क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये कंडीशन क्यों होती है? फॉर द आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, फॉर द आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थोड़ा इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब एक बात और करेंगे हम, वो क्या है? जो प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पहली फिजिकल स्टेट, जनरली सॉलिड होते हैं। दूसरा क्या होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का, बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन द आयंस। आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर अगली कंडीशन क्या होती है? ये मॉल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं होता, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या बताएंगे? दे आर गुड कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो और बाकी जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और क्या है? दे आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर हो गया। तो वाटर में जो होते हैं ये हाईली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं वहां पर ये कम सॉल्युबल होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज हमने बताई है इसको आप लिखें, और जहां डाउट होता, जहां प्रॉब्लम होता, फिर आप हमको बताएं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।